वन टॉपिक वन शॉट में आज का टॉपिक है बुद्धि और उसका मापन। ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आया है यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट एंड अदर एग्जाम्स में। वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। आज की इस डीप डाइव क्लास में हम मंजिल विद अंसारी चैनल के उन कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स का मतलब उनका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं जो आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट 2026 के एग्जाम्स के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इन नोट्स में ना दोस्तों हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ को बहुत ही बारीकी से कवर किया गया है। सही कहा आपने। क्लास शुरू करने से पहले ज़रा एक बात सोचिए आप सब। दो जुड़वा भाई हैं, है ना। एक अमीर परिवार के महल में पलता है जहाँ पैसे की या सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, और दूसरा एक गरीब साधारण से घर में बड़ा होता है। 10 साल बाद किसका IQ लेवल ज़्यादा होगा? क्लास पर इस जवाब तक पहुंचने के लिए दोस्तों अपना पूरा फोकस यहाँ रखेगा, क्योंकि आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। एग्जैक्टली। तो क्लास की शुरुआत करते हैं हमारी पहली हेडिंग से। हेडिंग है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। सबसे बुनियादी सवाल यही है कि ये बुद्धि यानी इंटेलिजेंस आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यानी एक इन्नेट पावर है दोस्तों। ये वो शक्ति है जो हमें सोचने में, समझने में और हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। लेकिन अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने इससे अलग नजरिए से देखा है ना। इन परिभाषाओं को याद रखने के लिए नोट्स में इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है क्लास। हाँ बिल्कुल। पहला हिस्सा है समायोजन की योग्यता यानी एबिलिटी टू अडेप्ट। इसमें बर्ट, वेल्स और सर्न जैसे मनोवैज्ञानिक आते हैं जी। इनका मानना है कि बुद्धि वही है जो आपको नई परिस्थितियों में ढालने में मदद करे। जैसे सर्न ने तो स्पष्ट लिखा है कि नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करना ही बुद्धि है। अच्छा, मतलब अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो क्या समायोजन वाली बुद्धि एक तरह से गिजिक की तरह है? मतलब माहौल बदला और आपने अपने आप को वैसा ही ढाल लिया। जिसके पास ये अडेप्ट करने वाली बुद्धि ज्यादा होगी वो किसी भी नए माहौल में उतनी ही जल्दी सेट हो जाएगा। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बिल्कुल एक गिरगिट की तरह जो आसानी से अपने आसपास के वातावरण में एडजस्ट कर लेता है दोस्तों। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं जो है सीखने की योग्यता या एबिलिटी टू लर्न। इसमें कौन कौन से नाम आते हैं? इसमें मुख्य रूप से बकिंघम, मैकडूगल और गैल्टन का नाम आता है। क्लास आपको बता दूं, हरियाणा टेट 2011 में सीधे तौर पर बकिंघम के इस परिभाषा से सवाल आया था कि बुद्धि सीखने की शक्ति या योग्यता है। ओह, सीधा PYQ है ये तो। हाँ बिल्कुल। और मैकडूगल ने इसमें एक और पॉइंट जोड़ा था कि ये अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारना है। यानी आप अपने पास्ट की गलतियों से कितना जल्दी सीखते हैं ना, वही आपकी असली बुद्धि है। मैं तो बहुत लॉजिकल बात है, गलतियों से सीखना ही तो मेन है। अब क्लास तीसरा हिस्सा क्या है इसका? तीसरा हिस्सा थोड़ा गहरा है। ये है अमूर्त चिंतन की योग्यता यानी एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन का मतलब है दोस्तों उन चीजों के बारे में सोच पाना जो हमारे सामने भौतिक रूप से यानी फिजिकली मौजूद नहीं है। जैसे कि जैसे इंसाफ हो गया, ईमानदारी हो गई, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग हो गई, है ना। एग्जैक्टली। टर्मन ने इसको सबसे बेहतर समझाया है कि अमूर्त वस्तुओं या विचारों के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये यूपी टेट और MP टेट दोनों में आ चुकी परिभाषा है क्लास। वहीं बिने ने कहा कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन चारों को इंग्लिश में KIDC कहते हैं: नॉलेज, इन्वेंशन, डायरेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। और स्पेयरमैन का भी कुछ सिमिलर ही मानना था ना इस बारे में। हाँ, स्पेयरमैन मानते थे कि ये एक सामान्य शक्ति है जो हर एक मानसिक कार्य में लगती है। सही है। इसके अलावा नोट्स में कुछ और इम्पोर्टेंट कथन है क्लास जो अक्सर एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यानी मेथड ऑफ वर्किंग। एबिंगहाउस मानते हैं कि यह विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है, और रेबर्न कहते हैं कि यह समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। बिल्कुल। और इन नाम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं माँ। हाँ, इसीलिए दोस्तों इन मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रखने की एक जबरदस्त एग्जाम ट्रिक बताता हूं आपको। ध्यान से सुनिए। टर्मन के नाम में T आता है ना, तो टर्मन मतलब T फॉर थिंकिंग यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बीने का नाम आए तो उनके 4 वर्ड्स याद रखने हैं: KIDC। और बकिंघम के नाम में B आता है
तो बकिंगहम मतलब बी फॉर बुक, और बुक से हम लर्निंग करते हैं। वाह, ये ट्रिक तो एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में छात्रों को डेफिनेटली रिकॉल करने में मदद करेगी। अब इन सभी परिभाषाओं को अगर हम एक जगह मिला दें तो बुद्धि के कुछ मुख्य लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आते हैं। चलिए इन लक्षणों को एक एक करके समझते हैं। ध्यान दीजिएगा क्लास। पहला लक्षण, ये एक जन्मजात शक्ति है जो हमें वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी से मिलती है। दूसरा, ये अमूर्त चिंतन और सीखने की क्षमता है। तीसरा, ये अतीत के अनुभवों यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस से लाभ उठाने की योग्यता है। और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, चौथा पॉइंट, और दोस्तों इस पर स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। लिंग भेद यानी जेंडर डिफरेंस का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लड़के या लड़की होने से आईक्यू कम या ज्यादा नहीं होता। और पांचवां लक्षण, ये आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग करती है। यहाँ मैं क्लास को एग्जाम्स में आने वाले ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करके बताना चाहती हूँ। मोस्ट आस्क्ड पॉइंट बॉक्स को डिकोड करते हैं। अक्सर छात्र यहीं फंस जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर्स आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे ऑप्शन देते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए पीवाईक्यू से। जैसे हरियाणा टेट 2011 में एक कथन आया था कि बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये असत्य है यानी फॉल्स है। परिश्रम करना मेहनत है, वो फिजिकल या मेंटल एफर्ट हो सकता है, पर बुद्धि एक क्षमता है। उसी तरह राजस्थान टेट 2012 में आया था कि ये स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, मतलब परमानेंट एंड अनचेंजेबल। पर बुद्धि स्थायी तो नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य है क्योंकि सीखने से बुद्धि विकसित होती है। तो अगर एग्जामिनर्स पूछें कि सच क्या है, तो उसका जवाब सीटेट 2016 की पीवाईक्यू में मिलता है। वहां सत्य कथन था, बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, यानी सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। ये दोस्तों कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि कई अलग अलग क्षमताओं का एक झुंड है। प्रभावित करती हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी बुद्धि कम या ज्यादा शेप होती है? नोट्स में अगली हेडिंग है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें 6 मुख्य कारक दिए गए हैं। मैं इन 6 मुख्य कारकों के नाम पढ़ता हूं। नंबर 1, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, जो हमें जन्म से मिलता है। नंबर 2, वातावरण यानी आसपास का माहौल। नंबर 3, आयु यानी एज। नंबर 4, लिंग यानी जेंडर। यहां स्पष्ट कर दूं कि जेंडर का डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, बल्कि सामाजिक रूप से अपॉर्चुनिटीज का असर होता है। नंबर 5, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। और नंबर 6, प्रजाति यानी रेस। बिल्कुल, ये 6 फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं। पर रुकिए, वातावरण और हेरिडिटी की जब बात आती है तो मुझे उस इंट्रो वाले जुड़वा भाइयों का ख्याल आ रहा है। एक अमीर घर में पला, एक गरीब घर में। क्लास, क्या सस्ती और महंगी चीजों का उनके आईक्यू पर फर्क पड़ेगा? पैसा आईक्यू बढ़ाएगा क्या? देखिए, ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है और दोस्तों एग्जाम अलर्ट है यहाँ। सीटेट 2012 ने इसी पर एक डायरेक्ट सवाल पूछा था। इसका जवाब है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू को प्रभावित नहीं करता। पैसा हो, बैंक बैलेंस हो या महंगी गाड़ियां हो, ये आईक्यू को डायरेक्टली बढ़ा या घटा नहीं सकती। तो फिर सबसे ज्यादा असर किस चीज का पड़ता है? जो चीज सबसे ज्यादा असर डालती है क्लास, वो है बौद्धिक वातावरण। हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था कि इस वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? जवाब था विद्यालय का वातावरण यानी स्कूल एनवायरनमेंट। एक स्कूल जहां बच्चे को सवाल पूछने की आजादी है, जहां क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, वो बच्चे के दिमाग को अमीरी गरीबी से कहीं ज्यादा शेप करता है। आगे आने वाले जो शिक्षक हैं वो स्कूल के वातावरण की अहमियत को अच्छी तरह समझें। हाँ, एग्जैक्टली। समझ गया। तो क्लास, अगर वातावरण हमारी बुद्धि को इतना शेप करता है तो आखिर बुद्धि कितने प्रकार की होती है? क्या सभी बच्चों में एक ही तरह की स्मार्टनेस होती है? इसके लिए हमारी अगली हेडिंग है बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक और गैरेट ने इसका बड़ा दिलचस्प वर्गीकरण किया है। उन्होंने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा है। हाँ, और इनको समझना ना दोस्तों बहुत ही आसान है अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लें। पहली है अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसमें व्यक्ति शब्दों, अंकों और प्रतीकों का खेल समझता है। इसके उदाहरण हैं कवि, साहित्यकार या चित्रकार। ये लोग उन चीजों की कल्पना कर लेते हैं जो आम लोगों को दिखती ही नहीं। और दूसरा प्रकार क्या बताया उन्होंने? दूसरी है सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। जो लोग इसमें आगे होते हैं वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं और बहुत मिलनसार होते हैं,
जैसे एक बेहतरीन नेता हो गया या कोई समाज सेवक। वो जानते हैं कि लोगों के बीच कैसे उठना बैठना। और तीसरा प्रकार है गामक या यांत्रिक बुद्धि, जिसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, यानी मोटर, मैकेनिकल या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसमें इंसान मशीनों और उपकरणों यानी टूल्स के साथ बहुत जल्दी सिंक हो जाता है, जैसे कारीगर, मिस्त्री या इंजीनियर। यहाँ क्लास एक छोटी सी डिटेल है, ध्यान रखना। थॉर्नडाइक ने इसे गामक कहा और गैरेट ने इसे मूर्त बुद्धि कहा, पर दोनों एक्चुअली एक ही बात है। बिल्कुल। और इस पर एक PYQ भी आया था। हाँ, UTTET 2020 का एक PYQ ट्रिक शेयर करता हूं दोस्तों। सवाल था जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, यानी असेंबलिंग अ कॉम्प्लेक्स मशीन किस बुद्धि से संबंधित है? तो इसका जवाब सीधा होगा मूर्त या स्थानिक बुद्धि। सही बताया। अब हम क्लास, मशीनों और अंकों से थोड़ा आगे निकलते हैं। एक और तरह की बुद्धि है जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। अच्छा, वो कौन सी है? अगली हेडिंग है हमारी सांवेगिक बुद्धि, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। पर सांवेगिक बुद्धि ये थोड़ा नया लगता है सुनने में। आखिर अपनी भावनाओं को समझना बुद्धि कैसे हो सकती है? देखिए दोस्तों, ये बुद्धि का भावनात्मक पक्ष है, यानी इफेक्टिव एस्पेक्ट। इसके जनक सालोवे और मायर माने जाते हैं, जिन्होंने 1990 में इसे समझाया था। असल में अपने और दूसरों के संवेगों यानी इमोशंस को पहचानना, उनका सही मूल्यांकन करना और फिर उस जानकारी के हिसाब से अपने व्यवहार को कंट्रोल करना ही सामवेगिक बुद्धि है। थोड़ा आसान भाषा में एग्जाम्पल देके समझाइए ना। बिल्कुल। अगर आप अकेले कमरे में बहुत गुस्से में हैं, तो आप उस गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं? या अगर आपका दोस्त उदास है, तो आप उसे बिना कहे कैसे समझ लेते हैं? ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो है। तो यहाँ पर क्लास में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्लियर कर दूं। अक्सर हम लोग सोच लेते हैं कि IQ और EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों एक ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्य बुद्धि यानी IQ आपके मस्तिष्क यानी कॉग्निटिव से जुड़ी है। मतलब आप मैथ का प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, वो IQ है। हाँ, और EQ भावनाओं से जुड़ी है। एग्जैक्टली। जबकि EQ आपकी भावनाओं से जुड़ी है। आज के वक्त में ये माना जाता है कि किसी इंसान की सफलता में IQ से ज्यादा EQ का हाथ होता है। सोचो दोस्तों, एक टीचर का IQ बहुत हाई है पर EQ 0 है। जब बच्चा सवाल पूछेगा तो वो टीचर चिढ़ जाएगा या गुस्सा करेगा, क्योंकि वो बच्चे की प्रॉब्लम से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इसलिए एग्जाम्स में EQ पर इतना जोर दिया जाता है। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया आपने। अब क्लास तैयार हो जाइए आज के सबसे टेक्निकली महत्वपूर्ण हिस्से के लिए। अगली हेडिंग है बुद्धि के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। हम 1 से लेकर 7 तक सारे मॉडल्स बिल्कुल सीक्वेंस में मिलकर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। थियरी नंबर 1, एक सत्तात्मक या एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थियरी। इसको बेने, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। इनका मानना था कि बुद्धि सिर्फ एक सिंगल अखंड इकाई है, एक बल्ब जैसी जो हर जगह रोशनी देगी। लेकिन इसको बदल दिया स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी नंबर 2 के साथ, जो है द्वितत्व सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने कहा कि नहीं, दिमाग में 2 अलग फैक्टर्स होते हैं। एक है G फैक्टर यानी जनरल, जो सामान्य जन्मजात मानसिक ऊर्जा है, और दूसरा है S फैक्टर यानी स्पेसिफिक। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है? यहाँ एक एग्जाम फैक्ट ये है क्लास की, स्पीयरमैन कहते थे G फैक्टर जितना ज्यादा होगा, इंसान नए नए मानसिक कार्यों में उतना ही माहिर होगा। फिर आए थर्स्टन 1938 में अपनी थ्योरी नंबर 3 के साथ, समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कहा कि बुद्धि 7 अलग अलग मानसिक क्षमताओं का समूह है, जिसे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या PMAs कहते हैं। दोस्तों, इन 7 के नाम रटने से पहले इनका फर्क समझना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल फर्क पता होना चाहिए। जैसे एक है शाब्दिक अर्थ यानी वर्बल मीनिंग, मतलब भाषा को समझना। दूसरी है शब्द प्रवाह यानी वर्ड फ्लुएंसी, तेजी से नए शब्द ढूंढना, जैसे कोई डिबेटर या रैपर करता है। फिर दैशिक यानी स्पेशल, दिमाग में आकारों को घुमाना। स्मृति यानी मेमोरी, और प्रत्यक्षात्मक गति यानी परसेप्चुअल स्पीड। एक एग्जाम ट्रिक बताऊं, थर्स्टन ने इन्हें मापने के लिए जो टेस्ट बनाया उसे PMA टेस्ट ही कहते हैं। ये ट्रिक अच्छी है। अब ठीक इसके बाद JP गिलफर्ड ने थ्योरी नंबर 4 दी, बहुकारक या त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3D स्ट्रक्चर थ्योरी। उन्होंने बुद्धि को 3 डायमेंशंस यानी 3 विमाओं में बांटा। पहला
संक्रिया यानी ऑपरेशंस जिसमें 5 भाग हैं, जैसे मूल्यांकन या स्मृति करना। दूसरा विषय वस्तु यानी कंटेंट्स जिसमें भी 5 भाग हैं, जैसे दृश्य या श्रव्य डेटा। और तीसरा उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स जिसमें 6 भाग है, जो इनका रिजल्ट होता है। क्लास इस थ्योरी को ऐसे समझिए जैसे ये एक रूबिक्स क्यूब हो। जैसे रूबिक्स क्यूब के अलग अलग फेसेस और ब्लॉक्स को आप घुमाते हैं तो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक वैसे ही आपका दिमाग काम करता है। आप किसी विजुअल चीज यानी कंटेंट को लेते हैं, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं यानी ऑपरेशन, और नतीजे में आपको किसी का चेहरा याद रह जाता है यानी प्रोडक्ट। सही बताया। और इसी रूबिक्स क्यूब वाले स्ट्रक्चर की वजह से एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों। हाँ, और यही वजह है कि गिलफोर्ड की इस मॉडल का सबसे मोस्ट आस्क पॉइंट इसका फॉर्मूला है क्लास। इन तीनों डायमेंशंस के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 5 × 6 इज इक्वल टू 150 फैक्टर्स। दिमाग में बिठा लीजिए, क्लास कुल 150 फैक्टर्स होते हैं। रूबिक्स क्यूब का आइडिया परफेक्टली स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अब आते हैं थ्योरी नंबर 5 पर, जो मुझे निजी तौर पर बहुत दिलचस्प लगती है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत यानी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, जिसे आरबी कैटेल और हॉर्न में दिया। इन्होंने बुद्धि को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तरल बुद्धि यानी फ्लूइड जीएफ और ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज्ड जीसी। अगर मैं इसको थोड़ा मॉडर्न जमाने के हिसाब से समझाऊं दोस्तों, तो तरल बुद्धि एकदम नए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की स्पीड जैसी है। ये जन्मजात होती है, लेकिन जैसे जैसे फोन पुराना होता है, उम्र बढ़ती है, इस प्रोसेसर की स्पीड थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। और ठोस बुद्धि क्या होगी इस एग्जाम्पल में? वहीं दूसरी तरफ ठोस बुद्धि आपके फोन में सालों से डाउनलोड किए गए ऐप्स और डेटा की तरह है। यह आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंस और लर्निंग से आती है। उम्र के साथ प्रोसेसर भले धीमा हो जाए, पर आपका डेटा और ऐप्स यानी आपकी नॉलेज स्थिर रहती है या बढ़ती ही जाती है। एग्जाम ट्रिक ध्यान रखिए, कैटल ने ही इन्हें मापने के लिए कल्चर फ्री टेस्ट बनाया था। बिल्कुल। अब हम चलते हैं आखिरी 2 महत्वपूर्ण थ्योरीज की तरफ क्लास। थ्योरी नंबर 6 है जॉन बी कैरल का बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल यानी 3 स्ट्रैटम मॉडल। इन्होंने बुद्धि को 3 स्तरों में एक पिरामिड की तरह बांटा, सबसे नीचे नैरो, उसके ऊपर ब्रॉड और टॉप पर जनरल। और अब आती है थ्योरी नंबर 7, जो सच कहूं तो हर टीचिंग एग्जाम का सुपरस्टार टॉपिक है दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। इसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है, जिन्होंने 1983 में अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में इसे पेश किया था। इनके हिसाब से बुद्धि मल्टीफैक्टोरियल है। और यहाँ बच्चे गलती करते हैं काउंट में। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट क्लियर कर लीजिए क्लास। गार्डनर ने शुरू में सिर्फ 7 प्रकार बताए थे, फिर 1998 में 8वां जोड़ा और 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा। तो एग्जाम्स में आंसर लगाते वक्त हमेशा याद रखें, कुल प्रकार 9 हैं। इन 9 प्रकारों को चलिए दोस्तों तेजी से लिस्ट कर लेते हैं। भाषाई यानी लिंग्विस्टिक, जैसे कवियों में होती है। तार्किक यानी लॉजिकल, जैसे वैज्ञानिकों में। स्थानिक यानी स्पेशल, जैसे पायलट या मूर्तिकारों में। शारीरिक गतिक यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक, जैसे खिलाड़ियों में। और सांगीतिक यानी म्यूजिकल, जैसे गायकों में। रुकिए क्लास, इन सब को समझने के लिए क्रिकेट मैच का सीन दिमाग में लाइए दोस्तों। स्टेडियम में जो कमेंटेटर भाषा के साथ खेल रहा है वो लिंग्विस्टिक है, जो फील्ड प्लेसमेंट सोच रहा है, ग्राउंड के एंगल्स देखकर वो स्पेशल है, और जो फास्ट बॉलर की टाइमिंग और रनअप है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक है। अरे वाह, ये क्रिकेट रहा एग्जाम्पल तो बहुत क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट्स। और बाकी के टाइप्स? हाँ, बाकी अगले 2 टाइप्स जो हैं उनमें बच्चे अक्सर उलझते हैं। व्यक्तिगत आत्मान यानी इंट्रापर्सनल और व्यक्तिगत अन्य यानी इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब खुद को समझना। क्रिकेट में एक बैट्समैन जो अपनी ही नर्वसनेस और आंतरिक शांति को कंट्रोल कर रहा है, या कोई योगी। और इंटरपर्सनल मतलब अन्य या दूसरों को समझना, एक नेता या कैप्टन जो दूसरों के मूड को पहचान ले। और आखिरी के 2 नए टाइप्स भी बता दीजिए। आखिरी 2 जो नए जोड़े गए दोस्तों, प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्टिक, जो 1998 में आया, यानी प्रकृति से जुड़ाव, जैसे किसान। और अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशियल, जो 2000 में आया, यानी दार्शनिक जो जीवन मृत्यु पर चिंतन करते हैं। क्रिकेट वाली ट्रिक ने ना इन सारी इंटेलिजेंसेस को बिल्कुल एक जगह खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों, जब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो वक्त आ गया है मास्टर चीट शीट और फास्ट रिवीजन का। क्लास के हिस्से को मेंटली अपने नोट्स में स्टार मार्क कर लीजिए। मैं और आप मिलकर इसे रैपिडली सॉल्व करेंगे। चलिए तेजी से मिलान करते हैं। एक कारक सिद्धांत किसका था? बिनेटर्मन और स्टर्न का। द्विकारक या 2 फैक्टर स्पीयरमैन का।
बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर सॉर्नडाइक का, समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर थर्स्टोन का, पदानुक्रमिक यानी हायरार्किकल किसका था, फिलिप वॉर्नन का, और त्रितांत्रिक सिद्धांत यानी ट्रायआर्किक थ्योरी ये था स्टर्नबर्ग का। करते हैं हमारे सबसे पहले सिद्धांत से, जो है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। तो इसे देने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे एल्फ्रेड बिने, और बाद में टर्मन और स्टर्न ने भी इसका समर्थन किया था। बिल्कुल। अब अगर हम इस थ्योरी की परिभाषा की बात करें तो इन्होंने कहा कि बुद्धि एक सिंगल यूनिट है, मतलब एक अखंड इकाई। आपका पूरा दिमाग एक ही बैटरी से चलता है और एक समय में एक ही तरह का काम करता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये मनोविज्ञान के सबसे पुरानी और बेसिक सोच थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक इंसान या तो पूरी तरह से स्मार्ट है या फिर बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। लाइट के स्विच की तरह। एग्जैक्टली या तो स्विच ऑन है या फिर ऑफ। मतलब पुराने जमाने में अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ाई में अच्छा है तो लोग मान लेते थे कि ये तो हर चीज में परफेक्ट होगा, खेल में भी और आर्ट्स में भी। हाँ, और अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो उसे स्कूल सिस्टम पूरी तरह से कम बुद्धि वाला या डल मान लेता था। हाँ। ये बहुत ही एक तरफा नजरिया था। लेकिन एग्जाम के नजरिए से ये बहुत क्रूशियल है। आप पुराने पेपर्स उठाकर देखें, चाहे यूपीटेट 2017 हो या एमपीटेट 2011, सीधे तौर पर सवाल पूछा गया था कि बुद्धि को एक इकाई यानी सिंगल यूनिट मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। और वहां आपको बिने, टर्मन और स्टर्न के नाम पर टिक करना है। बिल्कुल सही। पर यहाँ मुझे एक बड़ा डाउट आ रहा है। मतलब अगर हम असल जिंदगी को देखें तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कविताएं तो बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन अगर उन्हें हिसाब जोड़ने को कह दो तो उनके पसीने छूट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर बुद्धि एक ही यूनिट है तो ये थ्योरी तो यहीं पर फेल हो जाती है ना। What's fascinating here is कि जो डाउट आज आपको आ रहा है, ठीक यही डाउट 1904 में इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन के दिमाग में भी आया था। अच्छा। जी, उन्होंने महसूस किया कि इंसानी दिमाग इतना सिंपल नहीं हो सकता, और यहीं से जन्म होता है हमारी अगली मेजर थ्योरी का, स्पीयरमैन का बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी। द्विकारक मतलब नाम से पता चल रहा है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि को एक नहीं बल्कि दो अलग अलग फैक्टर्स में बांट दिया। एकदम सही। स्पीयरमैन ने कहा कि हमारी बुद्धि दो हिस्सों से मिलकर बनी है। पहला है जी फैक्टर यानी जनरल एबिलिटी, जिसे हम सामान्य योग्यता कहते हैं। और दूसरा है एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक एबिलिटी, जो कि हमारी विशिष्ट योग्यता है। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जी और एस असल में काम कैसे करते हैं? आप इसे एक स्मार्टफोन के उदाहरण से समझिए। जब आप एक नया फोन खरीदते हैं तो उसमें एक रॉ प्रोसेसर लगा होता है जो उसकी स्पीड तय करता है। ये प्रोसेसर आपका जी फैक्टर है। अच्छा। ये जन्मजात होता है, इनेट। आपको अपने माता पिता से जेनेटिक्स के तौर पे जो बेसिक इंटेलिजेंस मिली है, जो हर काम में आपका बेस बनती है, वो जी फैक्टर है। ये सभी के पास होता है, बस किसी का प्रोसेसर थोड़ा फास्ट होता है, किसी का थोड़ा स्लो। राइट। तो अगर जी फैक्टर वो प्रोसेसर है जो कंपनी से लगकर आया है, तो एस फैक्टर क्या है? एस फैक्टर वो एप्लीकेशंस या एप्स हैं जो आप बाहर से डाउनलोड करते हैं, यानी वो विशिष्ट योग्यताएं जो आप पर्यावरण से सीखते हैं, अर्जित करते हैं, अक्वायर्ड। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। मतलब अगर मुझे गिटार बजाना सीखना है तो कोई बच्चा पैदा होते ही तो गिटार नहीं बजाता। बिल्कुल नहीं। वो गिटार बजाने की जो कला है, जो आर्ट है, वो एस फैक्टर है, क्योंकि वो उसने बाहर से सीखी है विशिष्ट काम के लिए। लेकिन उस गिटार के सुरों को समझने के लिए दिमाग की जो बेसिक प्रोसेसिंग पावर लगी, वो जी फैक्टर थी। बिल्कुल परफेक्ट। हर विशिष्ट काम को करने के लिए यानी एस फैक्टर के लिए पीछे से सामान्य बुद्धि या जी फैक्टर का सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। अब यहाँ सभी एस्पिरेंट्स ध्यान दें, ये CTET 2014 का मोस्ट आस्क्ड पॉइंट है। परीक्षा में सीधा स्टेटमेंट आता है और आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जी फैक्टर जन्मजात यानी इन्नेट होता है और एस फैक्टर अर्जित यानी अक्वायर्ड किया जाता है। लेकिन स्पीयरमैन के इन दो फैक्टर्स के बाद भी क्या मनोवैज्ञानिक संतुष्ट हो गए? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो इंसान के अंदर तो सैकड़ों तरह की अलग अलग काबिलियत होती हैं। क्या हम हर चीज को सिर्फ जी और एस में डाल सकते हैं? आप बिल्कुल सही ट्रैक पर सोच रहे हैं। स्पीयरमैन की इस थ्योरी के बाद मनोविज्ञान की दुनिया में एक तरह की बहस छिड़ गई। कई मनोवैज्ञानिकों को लगा कि बुद्धि सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बटी है। राइट।
और इसी सोच के कारण एंट्री होती है अमेरिका के मशहूर मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक की। उन्होंने दिया बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहुकारक सिद्धांत मतलब थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन की बात को ही आगे बढ़ाया। दरअसल उन्होंने स्पीयरमैन के जी फैक्टर को पूरी तरह से नकार दिया। थॉर्नडाइक का मानना था कि बुद्धि कोई एक सामान्य चीज नहीं है, अच्छा, हाँ, बल्कि ये कई स्वतंत्र कारकों से यानी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स से मिलकर बनी है। उनके अनुसार हमारा दिमाग छोटे छोटे बहुत सारे स्वतंत्र न्यूरल कनेक्शंस का एक नेटवर्क है। जब हम कोई काम करते हैं तो वो खास कनेक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। और थॉर्नडाइक ने इन कारकों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा था, राइट? यहां मैं चाहूंगा कि आप वो बेहतरीन ट्रिक शेयर करें जिससे एग्जाम में कोई भी इसे भूलेगा नहीं। बिल्कुल। थॉर्नडाइक के 3 प्रकारों को याद रखने की ट्रिक है SMA। SMA, चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला है S यानी सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि। ये वो क्षमता है जिससे इंसान समाज में समायोजन करता है। लोगों के साथ कैसे बात करनी है, रिश्ते कैसे निभाने हैं। एक सफल राजनेता या एक अच्छा सेल्समैन इसी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। राइट। और M से आता है मैकेनिकल या मोटर इंटेलिजेंस, यानी यांत्रिक बुद्धि, मशीनों, उपकरणों और फिजिकल चीजों को समझने और उनका उपयोग करने की क्षमता। बिल्कुल। जैसे एक इंजीनियर जो खराब इंजन की आवाज सुनकर बता दे कि गड़बड़ी कहाँ है, या एक बेहतरीन मैकेनिक। सही कहा। और आखिरी है A यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त मतलब जो चीजें हमारे सामने फिजिकल रूप में मौजूद नहीं है, जैसे विचार या इमेजिनेशन। हाँ, विचार, गणित के जटिल सूत्र, दर्शन शास्त्र। एक फिलोसोफर या एक गणितज्ञ जो पेपर पर सिर्फ सिंबल्स देखकर पूरी दुनिया समझ लेता है, वो इसी अमूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। ये SMA का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन क्या थॉर्नडाइक के बाद किसी और ने स्वतंत्र कारकों वाले आइडिया को चैलेंज किया? जी हाँ, इसके तुरंत बाद लुइस थर्स्टन आए। उन्होंने अपना बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया। समूह कारक। हाँ, थर्स्टन का अप्रोच थोड़ा और साइंटिफिक था। उन्होंने कहा कि न तो कोई एक जनरल फैक्टर है और ना ही अनगिनत छोटे छोटे फैक्टर हैं, बल्कि हमारी बुद्धि कुछ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का एक समूह है, ग्रुप ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं? हाँ। तो थर्स्टन के अनुसार ये कितनी योग्यताएं हैं जो मिलकर हमारी बुद्धि बनाती हैं? थर्स्टन ने 7 ऐसी प्राथमिक योग्यताओं की लिस्ट दी जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक समूह या ग्रुप की तरह जुड़ जाती हैं। चलिए इन्हें नंबरिंग के साथ सिस्टमैटिकली समझते हैं। ओके, तो पहली है आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी तेजी से और सटीकता के साथ गणितीय कैलकुलेशन करना। बिल्कुल। दूसरी है शाब्दिक योग्यता, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जहां आप शब्दों के गहरे अर्थ को समझते हैं, जैसे जब आप कोई जटिल किताब पढ़ रहे हों। तीसरी है स्थानिक योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। ये बहुत मजेदार है। खाली जगह या आकार की कल्पना करना, जैसे जब आप कार को एक तंग पार्किंग स्पेस में रिवर्स करते हैं तो आप इसी स्थानिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अब चौथी योग्यता पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ एग्जाम में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। चौथी है वाक्य पटुता यानी वर्ड फ्लुएंसी। वेट, अभी हमने दूसरी योग्यता शाब्दिक या वर्बल पढ़ी, तो शाब्दिक और वाक्य पटुता में क्या फर्क है? बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क है। शाब्दिक का मतलब है कि आप किसी भारी भरकम शब्द का अर्थ कितनी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वाक्य पटुता का मतलब है कि आप कितनी तेजी से शब्द सोच सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक कवि जो शब्दों के अर्थों में गहराई ढूंढता है उसकी वर्बल समझ अच्छी है, लेकिन एक रैपर जो बिना रुके तेजी से शब्द बोलता जाता है उसकी वर्ड फ्लुएंसी कमाल की है। अरे वाह, ये रैपर वाला एग्जाम्पल एकदम सटीक बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी है तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी, यानी लॉजिक लगाना, पैटर्न पहचानना। राइट। छठी है स्मृति, मेमोरी, चीजों को लंबे समय तक याद रखना। और सातवीं है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्चुअल स्पीड, किसी चीज को देखकर तुरंत प्रोसेस करना, जैसे प्रूफ रीडिंग करते समय स्पेलिंग की गलती तुरंत पकड़ लेना। अब एग्जाम में इन 7 योग्यताओं को क्रम से याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसलिए थर्स्टन की योग्यताओं को याद रखने की हमारी ट्रिक है NVSWRMP। इसे याद रखने का एक मजेदार सेंटेंस भी तो है। नेवर वैल्यू स्मॉल वर्ड्स, रीड मोर पेजेस। हाँ, N से न्यूमेरिकल, V से वर्बल, S से स्पेशल, W से वर्ड फ्लुएंसी, R से रीजनिंग, M से मेमोरी
और P से परसेप्चुअल। बिल्कुल। इस ट्रिक से एग्जाम हॉल में आपका दिमाग तुरंत सही ऑप्शन क्लिक करेगा। अब तक तो हमने देखा कि मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स की लिस्ट बना रहे थे। किसी ने 2 बताया, किसी ने 3, किसी ने 7। लेकिन इंसान का दिमाग कोई सीधी सादी लिस्ट तो है नहीं। इसकी संरचना तो बहुत जटिल है। और इसी जटिलता को सुलझाने के लिए 1960s के दशक में मनोविज्ञान एक नए दौर में पहुंचा। अब हम चलते हैं पदानुक्रमिक और त्रिविमीय प्रारूप की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी हायरार्किकल थ्योरी की, जिसे 1960 में फिलिप वर्नन ने दिया था। पदानुक्रमिक यानी हायरार्की। हाँ, जैसे किसी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर सीईओ, फिर मैनेजर, फिर कर्मचारी। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हाँ, वर्नन ने बिल्कुल यही बात कही। उन्होंने स्पीयरमैन की बात को भी रखा और थर्स्टन की बात को भी। दोनों को मिला दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी योग्यताएं एक क्रमिक रूप में यानी एक पिरामिड की तरह व्यवस्थित हैं। पिरामिड के सबसे टॉप पर जनरल फैक्टर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। राइट। उसके नीचे 2 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं, फिर उसके नीचे माइनर ग्रुप्स हैं, और पिरामिड के बेस पर सबसे नीचे हमारे स्पेसिफिक या विशिष्ट कार्य होते हैं। तो एग्जाम के लिए यहाँ सबसे बड़ा अलर्ट ये है कि जैसे ही प्रश्न पत्र में हायरार्की, पदानुक्रम या पिरामिड मॉडल का जिक्र आए, आपको तुरंत फिलिप वर्नन के नाम को ढूंढना है और उसी पर टिक करना है। बिल्कुल। लेकिन वर्नन के पिरामिड के बाद एक ऐसा मॉडल आया जिसने सच में इंटेलिजेंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो था जेपी गिलफर्ड का बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या 3D मॉडल भी कहते हैं। 3D मॉडल, राइट। मतलब गिलफर्ड ने कहा कि बुद्धि कोई सीधी रेखा या पिरामिड नहीं है, बल्कि एक क्यूब की तरह 3 डायमेंशनल है। हाँ, गिलफर्ड ने कहा कि जब भी हमारा दिमाग कोई काम करता है तो वो एक साथ 3 विमाओं से होकर गुजरता है, यानी 3 डायमेंशंस। और गिलफर्ड के इन 3 डायमेंशंस को याद रखने की हमारी एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक है, COP। COP, पुलिस वाला कॉप। चलिए इस COP को विस्तार से समझते हैं। पहला C है कंटेंट्स, यानी सामग्री। इसका मतलब है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। क्या वो कोई चित्र है, कोई सिंबल है या कोई अर्थ है। गिलफर्ड ने इसके 5 प्रकार बताए। फिर आता है O, यानी ऑपरेशंस, संक्रिया। इसका मतलब है कि आप उस सामग्री के साथ दिमाग में क्या प्रोसेस कर रहे हैं। राइट। क्या आप उसे याद कर रहे हैं या आप कुछ नया सोच रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसके उन्होंने 6 प्रकार बताए। और अंत में P है प्रोडक्ट्स, उत्पाद, यानी प्रोसेस करने के बाद परिणाम क्या निकल कर आया। क्या वो एक सिंगल यूनिट है या कोई बड़ा सिस्टम है। इसके भी 6 प्रकार होते हैं। तो अगर हम इस 3D मॉडल का गणित निकालें, 5 कंटेंट्स, 6 ऑपरेशंस और 6 प्रोडक्ट्स, तो अगर हम इन तीनों को आपस में गुणा करें 5 × 6 × 6, तो रिजल्ट आता है 180। यही इसका क्रक्स है। गिलफर्ड के अनुसार मानव बुद्धि में 180 भिन्न भिन्न मानसिक योग्यताएं होती हैं। अच्छा। विकास के क्रम में शुरुआत में जब ये थ्योरी आई थी तब ये 5 × 4 × 6 यानी 120 थी। फिर बाद में संशोधन होकर ये 150 हुई, लेकिन आपको एग्जाम के लिए नवीनतम मॉडल याद रखना है। तो एस्पिरेंट्स एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, परीक्षा में अगर सीधा सवाल आता है कि गिलफर्ड के अनुसार कुल मानसिक योग्यताएं कितनी हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 180 पर ही टिक करना है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की तरफ, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत यानी फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी। इसे 1941 में RB कैटल और उनके स्टूडेंट हॉर्न ने मिलकर दिया था। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तरल और ठोस बुद्धि सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये फ्लूइड और सॉलिड का यहाँ क्या मतलब हुआ? कैटल का मानना था कि हमारी जो जनरल इंटेलिजेंस है वो 2 अलग-अलग तरह से काम करती है। पहली है फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी GF यानी तरल बुद्धि। ओके। ये आपकी वो क्षमता है जिससे आप बिल्कुल नवीन समस्याओं को हल करते हैं, नोवेल प्रॉब्लम्स। ऐसी समस्या जो आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी, जहां आपका पुराना ज्ञान काम नहीं आता, वहां आप अपना प्योर लॉजिक लगाते हैं। मतलब ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे जेनेटिक्स यानी वंशानुक्रम से जुड़ा है, जन्मजात हार्डवेयर है। बिल्कुल। और रिसर्च बताती है कि ये तरल बुद्धि युवाओं में सबसे तेज होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी तरल बुद्धि थोड़ी धीमी होने लगती है। वेट, अगर उम्र बढ़ने के साथ बुद्धि धीमी होती है तो फिर बुजुर्ग लोग इतने समझदार कैसे होते हैं? बहुत उम्दा सवाल। और यहीं एंट्री होती है दूसरी बुद्धि की,
क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या जीसी यानी ठोस बुद्धि। अच्छा, ठोस बुद्धि हमारी शिक्षा, हमारे प्रशिक्षण और हमारी जीवन भर के अनुभव पर आधारित होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप दुनिया से बहुत कुछ सीखते हैं और वो ज्ञान आपके दिमाग में ठोस या क्रिस्टलाइज हो जाता है। मतलब तरल बुद्धि अगर जेनेटिक्स का हार्डवेयर है, तो ठोस बुद्धि हमारे पर्यावरण से मिला हुआ सॉफ्टवेयर है। एग्जैक्टली। इसका तो एक सीधा सा फॉर्मूला बन गया, जीएफ यानी तरल और वंशानुक्रम प्लस एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण इक्वल्स जीसी यानी ठोस बुद्धि है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हम उस सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं जिसने एजुकेशन सिस्टम की दुनिया ही हिलाकर रख दी थी। हाँ, बिल्कुल। ये सबसे मशहूर थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में कहा कि बुद्धि एकाकी नहीं है, बल्कि ये बहुप्रकारीय है, प्लूरलिस्टिक है। और सबसे क्रांतिकारी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि ये सभी बुद्धियां एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली कार्य करती हैं। मतलब अगर आपके दिमाग के उस हिस्से में चोट लग जाए जो मैथ्स को कंट्रोल करता है, तो भी हो सकता है कि आपकी म्यूजिक वाली बुद्धि बिल्कुल सही सलामत रहे। बिल्कुल संभव है। गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रकार बताए थे, लेकिन रॉबर्ट स्लाविन ने इसे अपडेट करके 9 प्रकारों तक विस्तृत कर दिया। चलिए इन 9 प्रकारों को एक एक करके बहुत ही गहराई से समझते हैं। पहली है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक। ये शब्दों, वाक्यों और उनके गहरे अर्थों को समझने की क्षमता है। हमारे कवि, लेखक और बेहतरीन स्पीकर्स में ये कूट-कूट कर भरी होती है। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल। तर्क करना, जटिल पैटर्न्स को समझना, कॉज एंड इफेक्ट को देखना। राइट। दुनिया के महान वैज्ञानिक जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर कोई तेज तर्रार जासूस, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी है स्थानिक बुद्धि, स्पेशल। ये बहुत ही इमेजिनेटिव है, खाली स्पेस को अपने दिमाग में मैनिपुलेट करना। एक विमान चालक जब बादलों के बीच प्लेन उड़ाता है तो वो 3D स्पेस को दिमाग में कैलकुलेट कर रहा होता है। या एक मूर्तिकार जो एक चौकोर पत्थर को देखकर पहले ही इमेजिन कर लेता है कि इसके अंदर से कैसी मूर्ति बाहर आएगी। बिल्कुल सही। चौथी है शारीरिक गति की बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक। अपने पूरे शरीर या शरीर के किसी अंग की गति पर गजब का नियंत्रण होना। अब धावक या डांसर तो इसमें आते ही हैं, लेकिन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक शल्य चिकित्सक यानी सर्जन। ऑपरेशन थिएटर में उसके हाथों का 1 मिलीमीटर का मूवमेंट भी कितना कंट्रोल्ड होता है। वो फाइन मोटर स्किल्स इसी बुद्धि का हिस्सा हैं। पांचवी है सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल। तारत्व, लय, सुर और ताल को बारीकी से पहचानना। गायक और संगीतकार इसके साक्षात उदाहरण हैं। बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ हम थोड़ा पॉज लेंगे, क्योंकि अब हम छठे और 7वें प्रकार पर आ रहे हैं, और ये सीटेट का सबसे फेवरेट और अक्सर बच्चों के लिए सबसे कंफ्यूजिंग एरिया होता है। तो पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा। बिल्कुल। छठा प्रकार है अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, और 7वां है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इंट्रापर्सनल का मतलब है स्वयं को समझना, अपनी खुद की फीलिंग्स, अपनी कमजोरियों, अपने मोटिवेशंस को गहराई से जानना। और इसे याद रखने की ट्रिक हमने बनाई है। इंट्रा इक्वल्स इनसाइड, यानी अपने अंदर झांकना। एक योगी या एक दार्शनिक जो दुनिया छोड़कर आत्ममंथन कर रहा है, वो इंट्रापर्सनल का उदाहरण है। परफेक्ट। और दूसरी तरफ है इंटरपर्सनल। इसका मतलब है दूसरों की इच्छाओं, उनके मूड और उनके व्यवहारों को समझना। इसकी ट्रिक है इंटर इक्वल्स इंटरनेशनल। जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट एक देश से दूसरे देश जाती है, वैसे ही इंटरपर्सनल में आप अपने से बाहर निकलकर दूसरों से जुड़ते हैं। एग्जैक्टली। एक राजनेता जो भीड़ का मूड भांप लेता है, या एक मनोवैज्ञानिक जो मरीज के मन की बात समझ जाता है, उनके पास इंटरपर्सनल बुद्धि बहुत हाई होती है। ये दोनों पॉइंट सीटीटी में बार बार पूछे गए हैं, तो बस इतना याद रखें। इंट्रा माने इनसाइड, खुद को जानना। इंटर माने इंटरनेशनल, दूसरों को जानना। 8वीं बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक। हमारे आसपास के पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों को गहराई से समझने की क्षमता। हाँ, जैसे एक किसान जो मिट्टी सूंघ कर बता दे कि बारिश होगी या नहीं, या एक वनस्पति विज्ञानी। और आखिरी 9वीं है अस्तित्वात्मक बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल। ये हमारी इंद्रियों से परे की बात है। बियॉन्ड सेंसेस। हाँ, जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्यों है।
संत और बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु इसी बुद्धि के स्तर पर सोचते हैं। तो ये थे गार्डनर के वो 9 प्रकार जिन्होंने दुनिया को बताया कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सिद्धांतों के पड़ाव पर, त्रितंत्र और त्रिस्तर सिद्धांत। सबसे पहले त्रितंत्र सिद्धांत, ट्रायआर्चिक थ्योरी। इसे 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग का नजरिया थोड़ा अलग था। बिल्कुल, वो इस बात पर फोकस नहीं कर रहे थे कि हमारे अंदर क्या है, बल्कि इस बात पर कि हम सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं। ये सिद्धांत पूरी तरह से आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित है। और स्टर्नबर्ग ने इसे 3 भागों में बांटा, जिससे याद रखने की ट्रिक है CAP। CAP C से है कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल बुद्धि, यानी अपने आसपास के पर्यावरण के साथ तुरंत समायोजन कर लेना, जिसे हम आम बोलचाल में स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। वो इंसान जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अपना जुगाड़ निकाल लेता है। बिल्कुल। दूसरा है A से एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल, यानी विश्लेषणात्मक चिंतन, चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसका लॉजिक निकालना। और तीसरा है P से प्रैक्टिकल या एक्सपीरियंशियल, जिसे क्रिएटिव भी कहते हैं, यानी अपने पिछले अनुभवों का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया सोचना, क्रिएटिविटी दिखाना। तो हमेशा याद रखें, स्टर्नबर्ग मतलब CAP। और इसी के साथ बस एक आखिरी मॉडल का नाम आपको पता होना चाहिए, त्रिस्तर सिद्धांत, 3 स्ट्रैटम थ्योरी। इसे जॉन बी कैरोल ने 1993 में दिया था। हाँ, कैरल ने असल में कोई नई टेस्टिंग नहीं की थी, बल्कि पुराने डेटा का पुनः विश्लेषण किया था, रीएनालिसिस। ओके। और बताया कि बुद्धि 3 स्तरों का एक पदानुक्रमिक है, हायरार्किकल मॉडल है, स्पेसिफिक, ब्रॉड और जनरल। स्पेसिफिक, ब्रॉड और जनरल। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे सारे सिद्धांत, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके पीछे का विज्ञान पूरा होता है। क्या बात है। तो दोस्तों, हमने सभी थ्योरीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिकोड कर लिया है। अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, बुद्धि और उसका मापन। पार्ट 3 वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, जी। हेडिंग है बुद्धि मापन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट। क्लासेस एकदम सीक्वेंस में समझेंगे। शुरुआत होती है साल 1879 से। हाँ, 1879, जब जर्मनी में विल्हेम वॉन्ट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला या कह लें लैब स्थापित की थी। मतलब ये वो टाइम था जब साइकोलॉजी को पहली बार फिलॉसफी से अलग करके देखा जाने लगा था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल। पर अगर हम प्रॉपर बुद्धि परीक्षण की बात करें तो असली कहानी शुरू होती है 1905 के फ्रांस से। अरे हाँ, 1905। अल्फ्रेड बिने और उनके साथी थियोडोर साइमन, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था, जिसे बिने साइमन टेस्ट कहते हैं। और ये टेस्ट फ्रेंच भाषा में था। ये एक वैयक्तिक परीक्षण था, मतलब इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक बार में सिर्फ एक बच्चे का टेस्ट लिया जाता था। तो इसे अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये कुछ ऐसा था जैसे दुनिया में पहली बार किसी ने इंसानी दिमाग के हार्डवेयर को नापने के लिए एक थर्मामीटर बना लिया हो। थर्मामीटर, हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। पर उनका मकसद कोई जीनियस खोजना नहीं था। फ्रांस की सरकार बस ये जानना चाहती थी कि किन बच्चों को स्कूल में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। फिर ये जो थर्मामीटर था, ये फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। 1916 में ये टेस्ट अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गया। हाँ, और वहाँ टर्मन नाम के मनोवैज्ञानिक ने इसमें सबसे बड़ा संशोधन किया। मतलब उन्होंने इसे अमेरिकन कल्चर के हिसाब से बदल दिया और इसका नाम रखा स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका वैश्वीकरण कैसे हुआ, तो टर्मन का नाम याद रखना है आपको। तो अब तक तो बात थी एक एक इंसान का टेस्ट लेने की, पर फिर आया प्रथम विश्व युद्ध, 1917 का समय। हाँ, और यही हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, युद्ध की जरूरतें और परीक्षणों का विकास। तो देखिए, अमेरिका को रातों रात लाखों सैनिकों की जरूरत थी। हाँ, अब एक एक का बिने टेस्ट लेना तो असंभव था, एकदम असंभव था। तो यहां से जन्म होता है सामूहिक परीक्षण का, यानी ग्रुप टेस्ट्स का। आर्मी ने 2 टेस्ट बनाए, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। और ये दोनों बहुत अलग थे। जो आर्मी अल्फा था वो एक वर्बल टेस्ट था, मतलब शाब्दिक परीक्षण। ये उन लोगों के लिए था जो अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते थे। पर सेना में तो ऐसे भी लाखों लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे या यूरोप से आए थे जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। उनका क्या? उनके लिए ही आर्मी बीटा बना था। ये एक नॉन वर्बल या अशाब्दिक टेस्ट था। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि चित्र और आकृतियां होती थीं। अच्छा, तो अगर भाषा नहीं है तो एक इंसान जो कुछ पढ़ नहीं सकता वो टेस्ट कैसे देगा? बहुत आसान है। इसमें पैटर्न का इस्तेमाल होता है, जैसे कि रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस
ये कल्चर फ्री टेस्ट है, कल्चर फ्री मतलब? संस्कृति मुक्त। हाँ, इसमें बस कुछ आकृतियों का पैटर्न दिखाते हैं जिसमें से एक हिस्सा गायब होता है। आपको बस देखकर पहचानना होता है कि कौन सा टुकड़ा वहां फिट बैठेगा। इसमें कोई भाषा नहीं चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा क्रियात्मक परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट भी तो होते हैं, जैसे वो कोहो ब्लॉक वाला। बिल्कुल। को ब्लॉक टेस्ट में लकड़ी के ब्लॉक होते हैं जिन्हें एक डिजाइन में सेट करना होता है, और वयस्कों के लिए वेशलर मापनी जैसे WAIS और WISC भी डेवलप हुए। और क्लास, यहाँ पर हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है। एग्जाम के नजरिए से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए, भारतीय संदर्भ। जी, भारत में भी इन टेस्ट्स की बहुत जरूरत थी। 1922 में CH राइस ने पहला हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस टेस्ट बनाया। फिर 1927 में डॉक्टर J मनारी ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ग्रुप टेस्ट बनाए। और 1951 में डॉक्टर S जलोटा का साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण आया। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है 1954 का भाटिया बैटरी टेस्ट। इसे यूपी की मनोविज्ञान शाला का सपोर्ट था। हाँ, भाटिया बैटरी टेस्ट एक निष्पादन परीक्षण है जिसमें कुल 5 उप परीक्षण शामिल हैं। बिल्कुल, 5 सब टेस्ट्स। इसे एकदम रट लीजिए। तो अब आते हैं अपनी तीसरी और सबसे फेवरेट हेडिंग पर, IQ का गणित, द मैथ ऑफ माइंड। IQ ये शब्द तो आज हर कोई इस्तेमाल करता है। पर इसका गणित क्या है? तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु यानी मेंटल एज, जिसे हम शॉर्ट में MA कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट दिया। MA का मतलब बहुत सिंपल है। अगर एक 8 साल का बच्चा 10 साल के बच्चों वाले सवाल हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। और शारीरिक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे CA कहते हैं, वो 8 वर्ष ही रहेगी। बिल्कुल। और इसे नापने के लिए बेस ईयर और टर्मिनल ईयर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। बेस ईयर वो उम्र है जिसके सारे सवाल बच्चा सही कर दे, और टर्मिनल ईयर वो जहां आकर वो एक भी सवाल हल ना कर पाए। फिर 1912 में विलियम स्टर्न आए। उन्होंने पहली बार इंटेलिजेंस कोशेंट या IQ शब्द का सुझाव दिया। पर स्टर्न के फॉर्मूले में दशमलव आते थे जो थोड़े मुश्किल थे। तो असली मास्टर फॉर्मूला किसने दिया? असली फॉर्मूला दिया 1916 में टर्मन ने। फॉर्मूला लिख लीजिए सब लोग। IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100। IQ इज इक्वल टू MA CA इंटू 100। तो चलिए एक MCQ प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स में भी दिया है। मान लीजिए एक बच्चा 8 साल का है, यानी CA हो गया 8। हाँ, और उसकी मानसिक आयु यानी MA 10 साल है। तो उसका IQ क्या होगा? 10 को 8 से भाग देंगे, आएगा 1.25, और 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125। बिल्कुल सही, 125। और टर्मन की टेबल के हिसाब से ये बच्चा प्रखर बुद्धि या सुपीरियर कहलाएगा। और अगर MA और CA बराबर हो तो स्कोर हमेशा 100 आएगा, जो कि सामान्य बुद्धि है। लगभग 50% लोगों का IQ 90 से 109 के बीच होता है। और जो 140 से ऊपर होते हैं वो प्रतिभाशाली या जीनियस कहलाते हैं। तो ये तो हो गया गणित। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, बुद्धि के सिद्धांत। क्या बुद्धि सिर्फ एक है या अनेक? ये बहुत बड़ी डिबेट रही है साइकोलॉजी में। बिने का मानना था कि बुद्धि सिर्फ एक है। इसे एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। मतलब या तो इंसान स्मार्ट है या नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, पर 1904 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विखंड सिद्धांत दिया, 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर, तो इसके 2 फैक्टर कौन से थे? एक था G फैक्टर, मतलब जनरल इंटेलिजेंस या सामान्य बुद्धि, और दूसरा था S फैक्टर यानी स्पेसिफिक या विशिष्ट क्षमता। तो मतलब अगर किसी में G फैक्टर है तो वो सब चीजों में अच्छा होगा, और S फैक्टर किसी खास फील्ड का टैलेंट हो गया। बिल्कुल। इसके बाद कैटल ने तरल एवं ठोस बुद्धि यानी फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया। इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये तरल बुद्धि क्या है? तरल बुद्धि वंशानुगत होती है, ये बायोलॉजिकल है। मतलब आप कितनी तेजी से नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह। और ठोस बुद्धि? वो अनुभव और पढ़ाई से आती है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, जहां आपका सारा ज्ञान स्टोर होता है। अरे वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। पर क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको पढ़नी है वो है हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। गार्डनर ने तो पूरी डिबेट ही बदल दी। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक G फैक्टर नहीं है, ये कई तरह की होती है। चलिए नोट से राघव का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राघव शायद मैथ में फेल हो जाए, पर जब वो कीबोर्ड बजाता है
तो बिना किसी नोट्स के कमाल का म्यूजिक बनाता है। तो गार्डनर के हिसाब से ये राघव की संगीतमयी बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। कोई बॉडी मूवमेंट में अच्छा है तो उसमें शारीरिक गतिक बुद्धि है। तो क्या इसका मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम गलत है जो सिर्फ मैथ और लैंग्वेज पर फोकस करती है? ये एक बहुत वैलिड क्रिटिसिज्म है। हम सिर्फ 2 चीजों से किसी को होशियार या कमजोर कैसे बोल सकते हैं? एकदम सही बात है। और अब आते हैं आज की सबसे इंटरेस्टिंग और आखिरी हेडिंग पर, भाषा और विचार, दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना भाषा के हम ये सब एक्सप्रेस कैसे करेंगे? सवाल ये है कि हम भाषा सीखते कैसे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं B.F. स्किनर की। उनका कहना था कि भाषा सिर्फ अनुकरण यानी इमिटेशन और प्रबलन से सीखी जाती है। मतलब बच्चे कॉपी करते हैं, रटते हैं और बड़े उन्हें शाबाशी देते हैं। पर इसमें तो एक झोल है। अगर बच्चा सिर्फ कॉपी कर रहा है तो वो कोई नया सेंटेंस कैसे बनाता है जो उसने कभी सुना ही ना हो? और यही एंट्री होती है गेम चेंजर की, नोआम चॉम्स्की। 1957 में उनकी किताब आई थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। एग्जाम में चॉम्स्की का नाम बहुत आता है। चॉम्स्की ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाषा सीखना कोई नकल नहीं है। इंसान में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, इननेट एबिलिटी। मतलब हम पैदा ही प्रोग्राम्ड होते हैं? बिल्कुल। उन्होंने LAD का कॉन्सेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इसे एक स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से समझिए। जैसे फोन में पहले से एक हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसे बस डेटा चाहिए होता है एक्टिवेट होने के लिए। हाँ, बस उसी तरह बच्चे का दिमाग एक यूनिवर्सल ग्रामर के साथ आता है। उसे बस बाहर की दुनिया से भाषा का इनपुट चाहिए होता है, और जब वो सिस्टम काम करता है तो कुछ बेसिक ईंटों का इस्तेमाल करता है। लिंग्विस्टिक्स में इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। पहला है स्वनिम। स्वनिम या फुनीम, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, जैसे क या प। इसका अपना कोई मतलब नहीं होता। नहीं, पर जब ये मिलते हैं तो रूपिम या मॉर्फीम बनता है। ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, जैसे क, म, ल मिलकर कमल बनाते हैं। रूपिम के बाद आता है वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब शब्दों का सही क्रम, जैसे कमल खिल रहा है सही है, पर रहा खिल कमल है का सिंटैक्स गलत है। और आखिरी है अर्थ विज्ञान या सिमेंटिक्स, मतलब वाक्य का लॉजिकल अर्थ। जैसे पत्थर पानी पी रहा है का सिंटैक्स सही है, पर सिमेंटिक्स गलत है। क्योंकि पत्थर पानी नहीं पी सकता। ये बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो क्लास, ये था हमारा पूरा डीप डाइव, बिने के पहले टेस्ट से लेकर टर्मन के फॉर्मूले तक, गार्डनर की अलग अलग बुद्धियों से लेकर चॉम्स्की के LAD तक। तो और अब जो नोट्स में 5 FAST रिवीजन पॉइंट्स दिए हैं वो मैं एग्जैक्टली पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्लास। पॉइंट 1, बुद्धि जन्मजात है। पॉइंट 2, G फैक्टर स्पीयरमैन का है और उम्र के साथ जो घटती है वो फ्लूइड यानी तरल बुद्धि है कैटल की। पॉइंट 3 और 4 भी बताएं। हाँ, पॉइंट 3 थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए, अमूर्त, सामाजिक और गामक या मूर्त। पॉइंट 4 गिलफर्ड के मॉडल में कुल फैक्टर्स हैं 150 यानी 5 × 5 × 6। और आखिरी पॉइंट 5 गार्डनर की पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड और उन्होंने कुल 9 प्रकार की बुद्धि बताई। आउटस्टैंडिंग फोकस क्लास। अब इस पूरे मेहनत को चेक करने के लिए एक लाइव MCQ प्रैक्टिस सवाल पूछते हैं। सवाल यह है दोस्तों, बुद्धि का तरल ठोस यानी फ्लूइड क्रिस्टलाइज सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन A स्पीयरमैन, ऑप्शन B थर्स्टन, ऑप्शन C केटल या ऑप्शन D गार्डनर। इसका जवाब तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अपना जवाब अभी टाइप करें। अगर आपको क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें और अपने सीरियस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की रिवीजन क्लास करते हेल्पफुल रहिए, लगी हो टेक तो केयर। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।